सभी अध्यापक साथियों का सूर्यनगरी एकेडमी के YouTube चैनल पर अभिनंदन स्वागत। साथियों, सूर्यनगरी एकेडमी के चैनल पर रीट की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी चल रही है कक्षाएं पूर्व पेपरों का सॉल्यूशन, पहले के पेपर PYQs के सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमारी आशा ये है कि हमारे साथ जुड़कर पढ़ने वाले अभ्यर्थी जो हैं एक औसत समझ एग्जाम एजेंसी के द्वारा जो क्वेश्चन चूज किए जाते हैं उनकी बना लें। और उसके बाद बहुत जल्द शुरू करेंगे हम सभी विषयों का संपूर्ण कोर्स एमसीक्यू के माध्यम से, खासकर शिक्षा मनोविज्ञान की एमसीक्यू क्लासेज, जिसमें संपूर्ण विश्लेषण और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम पूरा का पूरा कोर्स कम से कम समय में कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे। और पूरे विश्वास के साथ पात्रता के योग्य 25 प्लस प्रश्न जो है हम देने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आज हमारे पास है वर्ष 2021 के रीट के लेवल 2 पेपर के आगे के क्वेश्चन। पिछले सेशन में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का डिटेल सॉल्यूशन हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 11 से। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? विशिष्ट अधिगमकर्ताओं से प्रश्न आया है, खास प्रकार के सीखने वालों से, विशिष्ट अधिगमकर्ता से। और प्रश्न पूछता है कि प्रतिभावान विद्यार्थी जो हैं उनकी कौन सी एक विशेषता है। प्रतिभावान विद्यार्थी वो होते हैं जिनकी औसत बुद्धि 140 के आईक्यू तक जाती है। 120 के बाद प्रतिभाशाली विद्यार्थी शुरू हो जाते हैं और उनकी बुद्धि का जो ऊपरी सीमा है वो 140 आईक्यू तक जाती है। पूछा गया है कि उस विशिष्ट अधिगमकर्ता की कौन सी एक विशेषता है। ऑप्शन ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी कि अगर कक्षा के अंदर चल रही गतिविधियां बहुत ज्यादा चुनौतियों से पूर्ण, चैलेंजिंग या हार्ड टाइप की नहीं हो तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऊब जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर यही माना गया है। शेष के अंदर आक्रामक या कुंठित हो जाना, ये मानसिक कुसमायोजन या मानसिक रोगों के लक्षण हैं। वह रश्मि व्यवहार, रश्मि व्यवहार का मतलब है रिचुअलिस्टिक बिहेव, जिसमें किसी क्रिया को मनोवैज्ञानिक रोग स्वरूप या विकार स्वरूप बार बार दोहराया जाता है, जैसे हाथ का थपथपाना या हिलाना, बैठे बैठे एक ही जगह पर पैर हिलाना, अगर किसी वाहन की चाबी हाथ में है तो उसको घुमाना, ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार होता है। तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं पाया जाता। और आप बहुत तुनुक मिजाजी होता है ऐसा विद्यार्थी, यानी कि प्रश्न कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या तुनुक मिजाजी होता है, तो बिल्कुल तुनुक मिजाजी नहीं होता। तुनुक मिजाजी का मतलब है जिसका मिजाज, जिसका व्यवहार क्षण क्षण बदलता है और नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। तो इस प्रकार का मिजाज प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अंदर नहीं पाया जाता। ये गिफ्टेड टाइप के चाइल्ड होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता की उम्मीद नहीं हो सकती। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं विशिष्ट अधिगमकर्ताओं के अंदर जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं इनकी अन्य विशेषताएं कौन सी होती है। तो औसतन इन विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि 120 से प्लस होती है आईक्यू, और 120 प्लस से लेकर 140 तक जाती है। 120 प्लस से लेकर 140 तक की इनकी आईक्यू होती है और इस प्रकार के विद्यार्थी जो है प्रतिभावान विद्यार्थी कहलाते हैं और ये विशिष्ट अधिगमकर्ता होते हैं। ध्यान रखना कि जिन अधिगमकर्ताओं की आईक्यू 90 से 110 के अतिरिक्त हो, यानी या तो 90 या 110 से प्लस हो या 90 से 110 के रेशियो से कम हो, वो सभी प्रकार के अधिगमकर्ता विशिष्ट अधिगमकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसे अधिगमकर्ताओं का अधिगम एक सामान्य शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं हो सकता। उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षण तकनीकें और विधियों का प्रयोग किया जाना होता है। कुछ स्थितियों में तो पूरी की पूरी शिक्षण प्रणाली जो होती है उसको प्रतिस्थापित करना पड़ता है, जैसे अंधे विद्यार्थियों के लिए, पूर्णतया बहरे विद्यार्थी इत्यादि के लिए। प्रतिभाशाली या प्रतिभावान जो विद्यार्थी होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, इनके बारे में कुछ और बातें हैं कि इनके अंदर क्या होती है। जिज्ञासा होती है,
प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, प्रश्न प्रवृत्ति। इसके अलावा इनकी स्मृति जो होती है बड़ी होती है, स्मृति विशाल। इनका अवधान क्षमता अच्छी होती है। अवधान क्षमता का मतलब है अटेंशन पावर, ध्यान देने की क्षमता या ध्यान लगाकर कोई चीज पढ़ने, कंसंट्रेट करने, फोकस करने की क्षमताएं। अब प्रतिभावान प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं, इनके शिक्षण के लिए क्या तकनीक अपनाई जानी चाहिए, इनको किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसके लिए दो बहुत बढ़िया चीजें होती है। एक होता है समूहन यानी पियरिंग, और दूसरा होता है संवर्धन कार्यक्रम। संवर्धन कार्यक्रम यानी प्रतिभावान विद्यार्थी एक सामान्य कक्षा जहां पर ज्यादा चुनौतियां नहीं होती है वहां पर अगर पढ़ेंगे तो ऊब जाएंगे और एक तरह से उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में उनको योग्यताओं के अनुसार क्या बेहतर किया जा सकता है, तो उनके साथ एक योग्यता समूहन किया जाए, यानी एक ऐसा पीयर ग्रुप बनाया जाए, एक ऐसा समवयस्क साथियों का समूह बनाया जाए जिसमें सभी एक जैसी योग्यताएं रखते हैं। ऐसे विद्यार्थी साथ में मिलकर ज्ञान के खोजी बन जाते हैं और स्वयं अपने ज्ञान का संवर्धन एक दूसरे से मिलकर करते हैं। और दूसरे होते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम या संवर्धन कार्यक्रम, जो एक औसत शिक्षण कक्षा का जो शिक्षण होता है उससे अगले दर्जे की शिक्षा देने वाले होते हैं। जैसे लाइब्रेरी प्रोग्राम हो सकता है, लाइब्रेरी के अंदर अच्छी अच्छी बुक्स उनको पढ़ाई जा सकती है, इसके अतिरिक्त उनको कोई कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर एंगेज किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम को जो है संवर्धन कार्यक्रम कहते हैं और ये प्रतिभावान विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, CWSN टाइप के चाइल्ड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ये इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनको सीखने के लिए बहुत खास सपोर्ट की जरूरत होती है। इनकी कुछ विशिष्ट जरूरतें होती है। जैसे एक बच्चा जो आंखों से प्रॉपर नहीं देख पाता तो उसको चश्मे की जरूरत होती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं देख पाता तो फिर उसको ब्रेल लिपि की जरूरत होती है। वो ब्रेल लिपि के बिना नहीं पढ़ पाता है। और अगर कोई बच्चा जन्मजात बहरा है तो फिर लिप रीडिंग से चीजों को सीखता है और सुन पाता है। लेकिन है कि हालांकि उसमें क्षमता होगी पर उसमें श्रवण क्षमता नहीं होने के कारण वो लिप रीडिंग की प्रैक्टिस करेगा और उसको लिप रीडिंग सिखाई जानी होती है। तो इस टाइप के जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, उनको शामिल करना। शामिल करना यानी कि मतलब है सामान्य कक्षा कक्ष में बिठाना, सामान्य कक्षा कक्ष में बिठाना, कक्षा कक्ष में लाना। अगर चाइल्ड विथ स्पेशल नीड या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे कि अंधे बहरे, इनको अगर सामान्य कक्षा कक्ष के अंदर बिठाया जाए तो क्या होगा? यहां से साथियों एक बात मस्तिष्क में आ रही है, आपके साथ साझा करता हूं। कई बार क्या होता है कि मनोविज्ञान और बाल विकास विषय हो या शिक्षण विधियों के प्रश्न हो, वहां पे कुछ वर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ शब्द इतने ज्यादा कठोर आ जाते हैं, इतने ज्यादा मुश्किल आ जाते हैं कि अगर हम उन शब्दों के अर्थ नहीं समझ पा रहे, मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर डेफिनेटली गलत जाएगा। ऐसी स्थिति के सॉल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता? मेरा एक आइडिया है, मैं इस योजना को आपके लिए आगे लागू करूंगा कि हर मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं जिनको समझाया जाना और जिनको खोल के पूरा ऑपरेशन करके आपको जानना जरूरी है, ऐसे शब्दों की मैं एक सीरीज आगे शुरू करूंगा। मनोविज्ञान विशेष शब्दावली जो है उनके सरलीकरण की श्रृंखला शुरू करेंगे। प्रत्येक कक्षा के अंदर 10-15 अपन शब्दों का जो है सॉल्यूशन करेंगे, उनको जानेंगे, सरलार्थ ज्ञात करेंगे और उनसे रिलेटेड अन्य प्रश्न जो है उनको याद करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छी सुविधाजनक कक्षा आगे आयोजित करूंगा। अब यहाँ पे देखिए आप, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो शब्द है यही आपके प्रश्न को अटका सकता है कि कौन बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं। तो इनको सरलता से पढ़ने के लिए CWSN चाइल्ड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, इसको सरलता से ज्यादा याद रखा जा सकता है। तो कैसे आप ऐसे शब्दों पर पकड़ बनाए, इसके लिए मैं काम करूंगा आगे। इन बच्चों को अगर सामान्य कक्षा कक्ष में बिठाए तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, यह एक अवास्तविक लक्ष्य है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अनरियलिस्टिक नहीं हो सकता, इनको बिठाया जा सकता है, अवास्तविक नहीं हो सकता।
विद्यालयों पर बाहर बढ़ाना मिसटाइप, भार बढ़ा देगा। स्कूल पर भार बढ़ा देगा, यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड को सामान्य कक्षा में बड़ा पढ़ाओगे तो ये स्कूल का भार बढ़ा देंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये निगेटिव चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल ये हो सकता है, बढ़िया उत्तर। अगला क्या है, जिनमें से अक्षमता नहीं हो, यानी ऐसे बच्चे जो सामान्य हैं उन बच्चों के लिए हानिकारक होता है। यानी एक सामान्य कक्षा कक्ष के अंदर सब बच्चे सामान्य हैं और दो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया जाए तो ऑप्शन द कहता है कि ऐसी स्थिति में जो बच्चों में अक्षमता नहीं, यानी जो बच्चे सामान्य हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया से कक्षा में पढ़ सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड को रखने से उनको हानि होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कक्षा के अंदर जितनी अधिक विविधता होती है उतनी ही कक्षा अधिक फलदायी होती है। किसी भी कक्षा कक्ष के अंदर भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर, रंग, योग्यता, जितनी अधिक विविधता होगी कक्षा उतनी ही ज्यादा फलदायी और उतनी ही अधिक सिखाने वाली होगी। आपने अपने जीवन में देखा ही होगा कि अपने आसपास के घर परिवार के लोगों के साथ, बच्चों के साथ उठने बैठने से हम कम सीखते हैं, जबकि दूसरी संस्कृति के बच्चों से मेल जोल से हम ज्यादा ज्ञानी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति जितने अधिक दूर दूर के क्षेत्रों संस्कृतियों में भ्रमण करता है वो उतना ही अधिक अनुभूतियों वाला और ज्ञानी हो जाता है। तो वही चीज यहां पर होती है कि एक समृद्ध कक्षा कक्ष के अंदर जितनी अधिक विविधता होगी उतनी ही उसकी समृद्धि बढ़ाएगी। अब यहां पे परफेक्ट सही उत्तर क्या हुआ कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, यानी पढ़ाया कैसे जाए। दूसरी बात विषय वस्तु, यानी क्या पढ़ाया जाए। और तीसरी चीज धारणा, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन, यानी कि सोचने का तरीका परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बदलने की अपेक्षा रखता है, तो बिल्कुल रखता है। जब एक सामान्य कक्षा कक्ष के अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा तब शिक्षक को शिक्षण के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। पढ़ाने की तरीके, पढ़ाने की विधियों में लोचशीलता लानी पड़ेगी, खुद को लचीला करना पड़ेगा। विषय वस्तु पर ध्यान देना होगा कि विषय वस्तु इस प्रकार की हो जो सामान्य बालकों के पढ़ने के लिए भी उपयोगी है, वो भी उसको समझ सके, और चाइल्ड विथ स्पेशल नीड यानी CWSN टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो भी इन चीजों को ग्रहण कर सके। इस टाइप की जो है विषय वस्तु करनी पड़ेगी। यानी बाकी वाले ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसी शिक्षा जिसके अंदर सामान्य और CWSN चाइल्ड्स को पढ़ाया जाए, CWSN प्लस सामान्य, ऐसी शिक्षा को कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से अगर प्रश्न बनता तो इससे भी हार्ड बनता, जबकि इतना सरल सवाल बनना बताता है कि रीट की परीक्षा के अंदर मनोविज्ञान के सबसे निचले दर्जे के और सबसे सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो सही मार्गदर्शन के साथ कम से कम डिप्रेस्ड होते हुए, कम से कम भार समझते हुए मनोविज्ञान को आनंद के साथ पढ़ें। और मेरी यही कोशिश है कि मैं सरल से सरल लेवल तक आपको पढ़ाऊं और सरल से सरल लेवल तक ही आपको तैयारी कराऊं। साथियों, आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि रीट की परीक्षा के लिए मनोविज्ञान को जितना सरल और जितना सरल तरीके से आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे, और जितना डीप घुसने की कोशिश करेंगे तो कम समय में आप एक तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आपके अंदर भय व्याप्त हो जाएगा, और डेफिनेटली आपके स्कोर को वो चीज कम करेगी लेकिन बढ़ा नहीं सकती। इसलिए भय कम करिए, सरल तरीके से पढ़िए, सरल सरल चीजें पढ़िए। और ओल्ड क्वेश्चन जो है वो इस बात के साक्षी है कि सरल चीजों को और ऊपर ऊपर के सतह के जो तत्व होते हैं उन पर अधिक ध्यान दो। इसके साक्षी ओल्ड क्वेश्चन है, हम खुद अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। तो CWSN और सामान्य स्टूडेंट को एक साथ की कक्षा में पढ़ाएंगे तो ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। कभी इसके लिए समेकित शिक्षा का उपयोग भी होता है, समेकित शिक्षा। हालांकि समेकित शिक्षा का अगर कानूनी अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है सभी को पढ़ाना, सबको पढ़ाने को समेकित शिक्षा कहते हैं। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, समस्या समाधान नहीं है। सॉल्यूशन नहीं, क्या नहीं है? ऑप्शन ए लक्ष्योन्मुखी, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी ही होता है। एक समस्या समाधान में जब हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो समाधान अपने आप में लक्ष्य है।
एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और उसका अभ्यास किया जा सकता है, बिल्कुल। समस्या समाधान एक कौशल ही है और कोशिश करके इसको सीखा जा सकता है। एक बहुत बढ़िया स्किल है जिसकी जरूरत हर क्षेत्र में पड़ती है। एक स्टूडेंट को पड़ती है, एक टीचर को पड़ती है, एक वैज्ञानिक को पढ़ सकती है, एक डॉक्टर को पढ़ सकती है और एक सामान्य परिवार चलाने वाले को भी पढ़ सकती है। समस्या समाधान की ऐसी प्रणाली है जिसकी जरूरत जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है और इसको सीखा जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, यह भी सही है। समझ और क्रमिक चरणों पर आधारित है, इसलिए उत्तर यह भी नहीं हो सकता। अंतिम देखते हैं संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, तो बिल्कुल यही ऑप्शन होगा। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में समस्या समाधान बिल्कुल नहीं है। यह योग्यता तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अंदर संगीतीय बुद्धि का तत्व लगता है। संगीतीय बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानगत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, अस्तित्ववादी, प्रकृतिवादी, ऐसी तमाम बुद्धियां बताई है। उसमें से एक बुद्धि है संगीतीय बुद्धि, जिसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की जो प्राकृतिक मेधा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये जो कथन है संगीत संबंधी योग्यता, ये हार्वर्ड गार्डनर की संगीतीय बुद्धि से मेल खाता है, जबकि समस्या समाधान से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अब समस्या समाधान किस तरीके से आगे बढ़ता है, देखो। समस्या का चयन, किस समस्या का समाधान किया जाना है उसका चयन किया जाना, समस्या समाधान के इसके बाद उसका विश्लेषण यानी उसके टुकड़े किया जाना, डाटा एनालिसिस किया जाना, ठीक है। डाटा एनालिसिस, समस्या से संबंधित डाटा कौन से। फिर तीसरे स्थान पर होता है उपकल्पना निर्माण। हमने क्रियात्मक अनुसंधान के सॉल्यूशन करते हुए पिछली कक्षा में उपकल्पना निर्माण के अंदर देखा था कि सब कॉन्सेप्ट डेवलप करना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना या परिकल्पना करना, ये स्टेज का सेम नाम है। इसके बाद क्या होता है, उपकल्पना लागू करना, उपकल्पना या योजना लागू करना। लागू करने के बाद वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण के बाद सामान्यकरण होता है, सामान्यकरण के बाद संप्रेषण होता है और अंततः जाकर मूल्यांकन होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके अंदर समस्या समाधान आगे बढ़ता है। हालांकि समस्या समाधान के जो सोपान या पद होते हैं उनको अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मेरा जो एनालाइज किया हुआ तरीका है उसके अंदर समस्या समाधान ऐसे आगे बढ़ता है। चाहे तरीका किसी का भी बताया हुआ क्यों ना हो, अगर हम समस्या समाधान की एक वैज्ञानिक पद्धति को अच्छे से समझ सकें तो फिर हमारे लिए कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता। अगर कोई 4-5 अलग अलग मनोवैज्ञानिक या विशेषज्ञ हैं जो आपको समस्या समाधान की पद्धति को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो औसत बुद्धि की जो अपेक्षा हमसे की जाती है कि हम उन सब के तत्वों को समेकित करके अपनी समझ को कैसे विकसित करते हैं, और वो उसका एक तरीका है। कोई वर्गीकरण को शामिल करता ही नहीं है, कोई विशेषज्ञ सामान्यकरण को समस्या समाधान की पद्धति के अंदर सोपान के रूप में स्वीकार ही नहीं करता। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग समझ। तो समस्या समाधान पूरा हुआ, एक प्रकार की शिक्षण की विधि भी है, शिक्षण की तकनीक भी है, और निदानात्मक कार्य के लिए भी ये जरूरी है। निदानात्मक कार्य का अर्थ है छात्र की समस्याओं का समाधान करना, उनके समाधान के कारण, समस्या के कारण इत्यादि ढूंढना। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के मापन से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT, व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है या प्रयोगात्मक विधि है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT, इसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, और ये आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की विधि नहीं है। ये प्रयोगात्मक विधि भी नहीं है, यह है प्रक्षेपीय विधि। प्रक्षेपीय विधियां वो होती है जो थोपी जाए, और ये विधियां सीधी अचेतन मस्तिष्क पर प्रहार करती है, अचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव करती है,
और व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी बातों को, यानी कि दमित इच्छाओं को, छिपी बातों को बाहर लाती है। व्यक्तित्व मापन में अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो गया है, बिगड़ गया है, तो साइकेट्रिस्ट उसके व्यक्तित्व को सामने लाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं और उनमें से एक तरीका है प्रक्षेपीय विधियां। प्रक्षेपीय विधियां ऐसी विधियां हैं जिस पर अगर हम किसी का टेस्ट लेते हैं, व्यक्तित्व जांचते हैं, तो टेस्ट देने वाला चाह कर भी उस पर प्रतिक्रिया अपने मन से नहीं दे पाता है। उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने मन की दमित इच्छाओं को बाहर निकाले, यानी उसको मजबूर किया जा रहा है, मतलब थोपा जा रहा है। तो जिन विधियों के अंदर उत्तर देना हमारे वश में नहीं है, यानी वो विधि आत्मनिष्ठ नहीं है, जो विधियां वश में होती है उत्तर देना, वो आत्मनिष्ठ होती है, और जिनमें प्रक्षेपण किया जाए उसमें एक प्रकार से थोपा जाता है, थोपी जाए, अचेतन मन की इच्छाओं को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया जाए, तो ऐसी विधियों को प्रक्षेपण विधियां कहा जाता है। और प्रक्षेपण शब्द का इस संबंध में जो प्रयोग है प्रक्षेपण का, वो सिगमंड फ्राइड ने किया है। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया, और इस प्रकार ये जो पूरी की पूरी प्रक्षेपण विधियों की संकल्पना है वो मनोविश्लेषणवाद से आई है, मनोविश्लेषणवाद से आई है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड रहे। तो इस प्रकार की विधियों को प्रक्षेपीय विधि कहते हैं। और थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, ये एक प्रकार की प्रक्षेपीय विधि है। आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी होती है? एग्जाम्पल के लिए आत्मकथा। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व जांचने के लिए उसको आत्मकथा लिखने के लिए कहा जाए तो वो वही बातें लिखेगा जो वो लिखना चाहता है, यानी वो आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मपर्यंत स्वयं पर निर्भर करता है कि वो कितना बताएगा। वस्तुनिष्ठ विधियां होती है, जैसे कि मान लो प्रश्नावली है, किसी भी प्रकार की प्रश्नावली, इन्वेंटरी किसी व्यक्ति को, विषय को दी जाए तो उसमें वो प्रश्नों के उत्तर देगा, तो उसमें भी वो वस्तुनिष्ठता दिखा सकता है, लेकिन उसके मन पर वो बातें थोपी नहीं जा सकती, तो ये विधियां भी नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों विधियां अप्रक्षेपीय विधियां कहलाती है। सामान्यतः व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो भागों में बांटते हैं, प्रक्षेपीय विधियां, अप्रक्षेपीय विधियां। हालांकि प्रयोगात्मक, स्वप्न विश्लेषण, ये अलग प्रकार की विधियां होती है। सामान्य विशेषताएं, सामान्य वर्गीकरण में दो भाग है। अब ये टीएटी क्या है, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट क्या है, तो इसको यहां पे देखिए आप। प्रक्षेपीय विधियों के अंदर कई सारी विधियां हैं। थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, इंक ब्लॉट टेस्ट है, चित्र नैराश्य परीक्षण है, रोजेनविंग का, CAT चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट है, बेलक का। इस प्रकार के कई सारे टेस्ट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे TAT दिया है तो थोड़ा इसका विस्तार करते हैं। TAT यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है, तो इसको देने वाले मॉर्गन और मुर्रे। मॉर्गन और मुर्रे ने ये टेस्ट दिया। इस टेस्ट में क्या है, तो इसके अंदर 30+1 कार्ड्स होते हैं। कुल कार्ड्स कितने होते हैं, 30+1 यानी 31 कार्ड होते हैं। ये कार्ड विषय को दिखाए जाते हैं और एक बार में, यानी एक व्यक्ति पर 19+1 यानी कि 20 कार्ड्स प्रयोग होते हैं। मान लो किसी बच्चे को TAT के अंतर्गत व्यक्तित्व परीक्षण करने के लिए ले जाया गया, तो उस पर 19 रंगीन कार्ड और एक सादे कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। 19 कार्ड कौन से होंगे, तो इन कार्ड्स के अंदर 10 कार्ड सामान्य होते हैं और 9 कार्ड का चयन लिंग के आधार पर किया जाता है कि स्त्री है तो अलग कार्डों का प्रयोग होगा और पुरुष है तो अलग कार्ड्स का प्रयोग होगा, और एक सामान्य खाली कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल होता है। इस तरह सामान्य थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के अंदर मॉर्गन ने, मुर्रे ने जो दिया है उसमें एक बार में 20 कार्ड्स का यूज होता है, टोटल इसमें 30 कार्ड्स होते हैं। इन कार्ड्स के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अन्य प्रक्षेपी विधियों के अंदर थेमेटिक एपरसेप्शन के टेस्ट के अलावा हरमन रोरसा का इंक ब्लॉट टेस्ट है प्रक्षेपी विधियों में, IBT है। IBT के अलावा चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट है बेलक का, रोजेनविंग का चित्र नैराश्य परीक्षण है, चित्र नैराश्य। इस प्रकार ये प्रक्षेपीय विधियां हैं जो व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी बातों को बाहर लाती है, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का
अनुमान लगाया जा सके। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? फिर विशेष बालकों के अंदर से, विशिष्ट प्रकार के अधिगमकर्ताओं के अंदर से आया है सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ मौलिक बनाना। सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ होता है एक ऐसी मेधा, एक ऐसी योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ ऐसा बना दे जैसा पहले किसी ने नहीं बनाया हो। एकदम मौलिकता, एकदम नवीनता की जो अभिव्यक्ति होती है उसको हम सृजनात्मकता कह सकते हैं। और सृजनात्मकता के अंदर कई प्रकार के चिंतन दिए, इनमें से पूछा है कि कौन सा चिंतन जो है व्यक्ति को सृजनात्मकता की ओर लेकर जाता है। ये एक रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जिसका अर्थ होगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब है एक ऐसा चिंतन जो ऐसे रेखा से चलते हुए आगे जाते हुए विस्तृत होता हो, फैलाव रखता हो, इसको कहते हैं अपसार। यानी कई दिशाओं में फैली हुई सोच जो होती है, इस सोच को कहते हैं अपसारी चिंतन। अन्य प्रकार के चिंतन को देखते हैं, देखो डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी डाइवर्जन लेकर चलने वाली, कई हिस्सों में आगे से बढ़ने वाली, व्यापक सोचने वाला जो चिंतन होता है उसको कहते हैं सृजनात्मकता की ओर ले जाने वाला चिंतन। अन्य प्रकार के चिंतन कैसे हैं? तो अभिसारी चिंतन जो है ये प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। ये काफी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। प्रतिभाशाली बालक, इनको याद कैसे करेंगे? देखिए प्रतिभाशाली में ये मात्रा और अभिसारी में ई की मात्रा, इसको जोड़ के याद किया जा सकता। प्रतिभाशाली, अभिसारी और सृजनात्मक के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो अपसारी के ऊपर भी यहां तक कोई मात्रा नहीं। अप, सृज, अभि, प्रति, इनको जोड़ के हम याद कर सकते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं करें। अभिसारी और अपसारी हिंदी का ज्ञान हो तो अच्छे से याद रखा जा सकता है। अभिसरण का मतलब होता है ऐसे फोकस करना, एक बिंदु पर फोकस करना। ये जो होती है योग्यता प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अंदर होती है और इसको कहते हैं टू कॉन्सेंट्रेट। टू कॉन्सेंट्रेट या होता है पे अटेंशन, या कहा जाता है पे अटेंशन। दोनों का मतलब है अच्छी अवधान क्षमता का होना या बहुत ज्यादा ध्यान देना। ये अभिसारी चिंतन का लक्षण है। और अभिसारी चिंतन किस में पाया जाता है? प्रतिभाशाली में। और सृजनशील बालक के अंदर या सृजनात्मकता के विकास में कौन सा चिंतन रोल प्ले करता है, कौन भूमिका निभाता है? तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग अथवा अपसारी चिंतन। दो और प्रकार के चिंतन है। यह है सांवेगिक चिंतन, ये इमोशनल इंटेलिजेंट को बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी के सांवेगिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है सांवेगिक चिंतन से। और एक बचा है अहमवादी चिंतन, इगोइस्टिक थिंकिंग। इगोइस्टिक थिंकिंग तो याद करके देखिए, अगर आपने ईगो शब्द कहीं पढ़ा है तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। ईगो, आईडी और सुपर ईगो आपने मनोविश्लेषणवाद में पढ़ा हो सकता है। सिर्फ ईगो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंदर पढ़ा हो सकता है। तो अहमवादी चिंतन का संबंध किससे है या इनको किसने परिभाषित किया? तो सिगमंड फ्राइड ने। और नव्य फ्राइडवादी एरिक्सन ने। एरिक्सन भी नव विश्लेषणवादी है, नव फ्राइडवादी, ये भी फ्राइड के विचारों से ताल्लुक रखते हैं। तो इन्होंने अहमवादी चिंतन या इगोइस्टिक थिंकिंग की बात कही थी। तो ये चिंतन जो है मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड और एरिक्सन के सिद्धांतों से संबंध रखते हैं, उनकी व्याख्याओं के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो ये चिंतन का जो प्रश्न था व्याख्या पूरी हुई। लेते हैं अगला प्रश्न। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि पढ़ाने का एक ऐसा तरीका, शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसका केंद्र बिंदु बालक हो, जिसको सबसे सामान्य तरीके से कहा जाता है CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी,
सीसीपी की फुल फॉर्म भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और सीसीपी को ही कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि, या बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया, या कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, जिसका केंद्र बिंदु या जिस प्रक्रिया के अंदर सबसे मुख्य जो होता है बालक को समझा जाता है। न विषय वस्तु महत्वपूर्ण होती है, न शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, न उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, बच्चे की रुचियां, उसका आयु वर्ग, सब बातें ध्यान में रखने की होती है। अब पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है? बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बिल्कुल भी नहीं। इससे एक निष्क्रिय प्रकार का बालक तैयार होगा। अनुकरण करने से, नकल करने से तो क्या ही कितना सीख पाएगा, और अधिक क्रिएटिविटी की जरूरत है सिखाने के लिए। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, यह भी सही नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से अगर बच्चे को स्वतंत्रता देंगे तो वो खुद तो कितना क्या सीख पाएगा, उसको निर्देशन की तो जरूरत रहती ही है, तो ये भी सही नहीं है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सही है एकदम। लेकिन जो अच्छी शिक्षण विधि की, बाल केंद्रित शिक्षण विधि की व्याख्या है, वो ऑप्शन द के अंदर है, पढ़िए देखो। बच्चों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका। जैसे मैं बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं, कोई इशारा करके भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, नृत्य संगीत के द्वारा भी अभिव्यक्ति हो सकती है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान बच्चे सक्रिय रहने चाहिए, बच्चे सक्रिय रहने चाहिए, उनकी भागीदारी को इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षण को जो है बाल केंद्रित शिक्षण कहा जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षण की एक विशेषता है। तो बिल्कुल बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी एक्टिव पार्टनरशिप को इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। बच्चे जो है पढ़ने के टाइम सक्रिय रहने चाहिए। सक्रिय कैसे रहेंगे? प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछकर, उनको प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर देकर, हां ना बोलकर, और स्वयं करके। कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जो बालकों से पढ़ाई के टाइम करवाई जानी चाहिए, जिससे बच्चे सक्रिय रहें, बोरिंग फील नहीं करें, और सक्रिय रहकर जो चीजें सीखी जाती है प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा या स्वयं भागीदार बनकर या सक्रिय रहकर, उससे अधिक सीखने का तरीका कोई और अच्छा नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया कब सीखते हैं हम? दो तरीकों से, स्वयं करके और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, और ये छात्र को जो है सक्रिय बनाता। अब देखो बाल केंद्रित शिक्षण को हम और कितना ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से और देख सकते हैं। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण के प्रकार प्रशासन के आधार पर या नियंत्रण के आधार पर, उसमें से जो बाल केंद्रित शिक्षण है वो 3 प्रकारों में से कहलाता है प्रजातांत्रिक शिक्षण। प्रजातांत्रिक शिक्षण 1 ऑफ 3 जो है प्रजातांत्रिक शिक्षण है। इसके अलावा होता है हस्तक्षेपकारी शिक्षण, और एक होता है राजतांत्रिक या नियंत्रणकारी शिक्षण। नियंत्रणकारी शिक्षण के अंदर शिक्षक जो स्वयं होता है वो केंद्र में होता है, जबकि प्रजातांत्रिक शिक्षण के अंदर सीसीपी को लागू किया जाता है, छात्र इसका केंद्र होता है। छात्र को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, और छात्र जो अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया दे सकता है, और शिक्षक के अतिरिक्त छात्र भी पूर्ण सक्रिय रहता है। यह है प्रजातांत्रिक शिक्षण का रूप। इससे प्रश्न पूछा जाना प्रासंगिक है। अगला सवाल है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का उपयोग खाली जगह के मापन के लिए किया जाता है। उस खाली जगह में इन चारों में से एक शब्द रखा जाना है कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये जो है किसको नापते हैं? तो ये व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है, बुद्धि का नहीं, अधिगम का नहीं है, ये बुद्धि का एक परीक्षण है। ये सृजनात्मकता को भी नहीं नापता है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जैसे हमने पहले भी देखे हैं कि बिने का बुद्धि परीक्षण, या फिर वेस्टलर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल, इस प्रकार के बुद्धि को नापने के कई परीक्षण हैं, और उनमें से एक परीक्षण है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अब बाकी विश्लेषण हो चुका, इस रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का ही हमको विश्लेषण करना है कि ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है। इसका निर्माण रेविन के द्वारा किया गया
1927 में। ये किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? बुद्धि परीक्षणों का दो प्रकार से विभाजन होता है, एक शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार के बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक वो है जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाए, और अशाब्दिक वो है जिसमें अन्य गतिविधियों का प्रयोग हो, शब्दों की जरूरत ना पड़े, किसी भी भाषा के शब्दों की जरूरत नहीं पड़े। दूसरा आकार होता है व्यक्तिगत और सामूहिक। कुछ बुद्धि परीक्षण ऐसे होते हैं जिनमें सामूहिक रूप से कई जनों की बुद्धि नापी जा सकती है, और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वो होते हैं जो एक समय में किसी एक पर ही लागू होते हैं। उन तमाम बुद्धि परीक्षणों में से रेविन ने जो बुद्धि परीक्षण दिया है ये व्यक्तिगत और अशाब्दिक प्रकार का है, व्यक्तिगत व अशाब्दिक। इससे पहले हमने भाटिया परीक्षण बैटरी पढ़ी थी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। भाटिया बैटरी, और भाटिया बैटरी के अंदर 5 उप परीक्षण, ये भारतीय परीक्षण है, और ये भी अशाब्दिक प्रकार का व्यक्तिगत परीक्षण है। इन दोनों बुद्धि परीक्षणों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। इनसे घूम घूम कर प्रश्न हर बार रीट में आते हैं, भाटिया से और रेविन से। देखिए रेविन का जो बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत और शाब्दिक दोनों प्रकार का है, क्योंकि इसके अंदर शब्दों का प्रयोग नहीं होता। शब्दों की जगह किसका प्रयोग होता है? गणितीय ज्यामितीय आकृति का, गणितीय ज्यामितीय आकृतियों का। और गणितीय ज्यामितीय आकृतियां जो होती है दुनिया की सभी संस्कृतियों में एक ही जैसी होती है, उसमें किसी भाषा का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता कि भाई मैं एक ऐसी यहां पे शेप बना दूं इसको, और इसमें मैं छायांकित भाग कर दूं, तो इसको चाहे भारतीय बच्चा हो या ब्रिटिश बच्चा हो दोनों एक ही तरीके से लेंगे। अगली में जो आकृति है वो इस प्रकार से बना दूं और उसमें छायांकित भाग यहां ले जाऊं, और तीसरी आकृति खाली छोड़ दूं और कहूं कि इस पैटर्न के हिसाब से इसमें कलर करो, तो विद्यार्थी चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाला हो डेफिनेटली इसमें कलर कर देगा। ये जो तरीका है वो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के अंदर बनाया गया, ये मैट्रिक्स कहलाते हैं। ज्यामितीय आकृतियों के अंदर बनाए हुए जो खाने होते हैं उस पूरी की पूरी संरचना को कहते हैं मैट्रिक्स। यानी कि ये एक ज्यामितीय आकृति है और इसके अंदर जो बनाए हुए 4 वर्गाकार सांचे हैं इनको मिलाकर कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स घूमते घूमते परीक्षण कर रहा है, यानी आकृतियों को जोड़ने तोड़ने संबंधित जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उसके अंदर मैट्रिक्स होती है। और रेविन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है वो इसी टाइप से काम करता है। रेविन के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में किसका प्रयोग होता है? गणितीय ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग होता है। अब गणितीय ज्यामितीय आकृतियां पूरी दुनिया के लिए समान है, इसलिए रेविन के इस परीक्षण को कहते हैं संस्कृति मुक्त परीक्षण। यानी बुद्धि का संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। संस्कृति मुक्त परीक्षण तो और भी है, लेकिन उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय परीक्षण कौन सा है? तो वो भी माना जाता है रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। भाटिया परीक्षण भारतीय है और उसके अंदर अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटी शामिल है, इसलिए पूछे जाते हैं सवाल। और रेविन वाला जो है संस्कृति मुक्त है और गणितीय ज्यामिति के प्रयोगों के कारण ज्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको विशेष करके हमने पढ़ा है भाटिया बैटरी के साथ साथ। ये जो है ये मैट्रिक्स किससे संबंध रखते हैं? तो ये रेविन के प्रयोग से संबंध रखते हैं। रेविन, इसको अच्छे से याद रखना, रेविन मैट्रिक्स हैं ये इस प्रकार के। अब रेविन ने कितने टाइप के मैट्रिक्स बताए? तो रेविन ने इस परीक्षण में 3 प्रकार के मैट्रिक्स बताए, 3 प्रकार के मैट्रिक्स। इनमें से पहले टाइप के बताए रंगीन मैट्रिक्स। रंगीन मैट्रिक्स किसके लिए? मंद बुद्धि के लिए। यानी मंद बुद्धि बच्चे जो औसत बुद्धि से कम बुद्धि के होते हैं वो केवल रंगीन प्रकार के सरल सरल मैट्रिक्स सॉल्व कर पाते हैं। एक बच्चे को बिठाया और प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स लाइन से, सबसे सरल पहले के रंगीन मैट्रिक्स हैं, बीच वाले स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हैं और लास्ट वाले हायर मैट्रिक्स हैं। इस टाइप से 3 प्रकार के मैट्रिक्स बताए। बीच वाले स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तीसरे टाइप के हैं हायर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स।
अब सबसे लो रंगीन, बीच वाले स्टैंडर्ड और सबसे ऊपर वाले हायर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अब इसके अंदर 1 से 3 तक जाने पर जटिलता बढ़ती है। अब इस मापन का जब प्रयोग करते हैं तो जो बालक सिर्फ रंगीन मैट्रिक्स को ही कर पाता है और वहीं पर रुक जाता है, आगे का सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, तो ऐसा बच्चा मंदबुद्धि। जो बच्चा रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को करते हुए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को कर देता है वो होता है औसत। लेकिन इससे जो आगे बढ़कर हायर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को सॉल्व कर देते हैं वो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। इस प्रकार इन ज्यामितीय मैट्रिक्स के द्वारा और जियोमेट्री मैट्रिक्स के द्वारा जो है रेविन ने अपना प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्लियर किया और इससे बुद्धि की बहुत बढ़िया परीक्षण जो है हो सकता है। तो रेविन और भाटिया बैटरी परीक्षण आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण और दोनों का बढ़िया विश्लेषण हमने कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। वाइगोत्स्की के अनुसार 8वां वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद से संबंध रखते हैं। सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद का इन्होंने अधिगम सिद्धांत दिया है, या सामाजिक रचनावाद भी इसको कहते हैं, रचनावाद। इनके अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? अनुकरण से। हालांकि ये सामाजिक निर्मितवाद से काफी संबंधित है, लेकिन अनुकरण से सीखने की बात सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बांडुरा ने कही है। अल्बर्ट बांडुरा कहते हैं कि बालक अवलोकन और अनुकरण से सीखते हैं। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वयस्क का मतलब खुद से बड़े और समवयस्क का मतलब खुद के साथ उम्र में बराबर। तो परफेक्ट उत्तर यही है। पुनर्बलन प्रदान किया जाए, इससे सीखने की बात स्किनर कहते हैं और सीएल हल कहते हैं। हल और स्किनर दोनों पुनर्बलन का सपोर्ट करते हैं। और परिपक्व होने से सीखना ये किसी का सिद्धांत नहीं है, ये व्यक्ति की प्रकृति है। ये प्रकृतिवाद है जो कहता है कि आदमी परिपक्व होने पर परिपक्व होने तक अपने ही वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करके खुद ब खुद सीखता जाता है। ये प्रकृतिवाद है। अब हम सामाजिक निर्मितवाद को समझते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक वयस्कों और समवयस्कों से परस्पर क्रिया करके कैसे सीखता है। तो देखो, सामाजिक रचनावाद या सामाजिक निर्मितवाद के अंदर वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक सीखता है अंतःक्रिया से। अंतःक्रिया का मतलब इंटरैक्शन और परस्पर क्रिया। किससे? अपनों से। किससे? अपनों से। अपनों में कौन हो सकते हैं? समाज, समाज या संस्कृति। समाज या संस्कृति के सदस्य। वाइगोत्स्की के सामाजिक निर्मितवाद के अंदर बालक अपनी संस्कृति या समाज के सदस्य, जिसमें माता पिता, मित्र दोस्त, भाई बहन, चाचा चाची, घर परिवार के लोग, दादा दादी से लेकर विद्यालय के लोग, पुजारी, यहाँ तक कि माता पिता के कार्यस्थलों के लोग भी समाज या संस्कृति के अंतर्गत शामिल होते हैं। बच्चे समय समय पर इनसे मेलजोल बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं, इनके साथ व्यवहार करते हैं और इस प्रकार उनके ज्ञान का वर्धन होता है। और यही वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक निर्मितवाद है। सामान्य तरीके से समझने के लिए आगे वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद का एक प्रोसेस बताया है कि सामाजिक निर्मितवाद से बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या उनको मदद की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए उन्होंने एक जेडपीडी का तरीका बताया है। जेडपीडी जिसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। हालांकि इसमें पढ़ा जाता है कि 3 स्तर बताए पढ़ने के, लेकिन दरअसल 3 स्तर पढ़ने के नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ जेडपीडी की अवधारणा है जिसको समझने का होता है कि समीपस्थ या संभाव्य विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के सीखने का एक संभाव्य क्षेत्र होता है। संभाव्य क्षेत्र किसका? अधिगम का या समीपस्थ क्षेत्र। और इसी समीपस्थ क्षेत्र को कहते हैं जेडपीडी। अब इसको कैसे सीखना है, समझना कैसे जेडपीडी क्या होता है, इसको हम एक आकृति के सहारे समझते हैं। ये पहला स्तर है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारी चीजें जन्म के बाद स्वयं अपने स्तर पर सीख जाता है। ये पहला स्तर है। यानी इस रेड
कॉलम के अंदर की जानकारी है बच्चे ने खुद सीख ली। अब उससे आगे की कुछ जानकारियां ऐसी है जो बच्चा स्वयं नहीं सीख सकता। इन जानकारियों को सीखने के लिए उसे दूसरों की मदद की जरूरत है। अब बच्चा स्वयं सीखने और दूसरे की सहायता से सीखने के बीच का ये जो एरिया कवर करना चाहता है, इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या संभाव्य क्षेत्र, या समीपस्थ अधिगम का क्षेत्र। यही वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी है। यानी बच्चा जहां तक स्वयं सीख सके बिना किसी की मदद से, और जहां तक सहायता से सीखा जा सकता है, उनके बीच का जो संभाव्य विकास का क्षेत्र होता है या बीच का जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, वही है जेडपीडी। अब इस जेडपीडी को कवर कैसे किया जाए, समीपस्थ विकास क्षेत्र को कैसे काम लिया जाए, इसके लिए दो और शब्दावलियों का प्रयोग वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया, जिसके अंदर एक शब्द है MKO। इसका पूरा नाम है मोर नाउलेजेबल अदर, यानी अर्थ हुआ अधिक जानने वाले दूसरे जो सीखने वाले बालक से अधिक जानते हैं, उनके लिए संप्रत्यय है MKO। अब ये जेडपीडी जो है, इसको कवर करते हुए बालक दूसरे स्तर के अधिगम पर तब पहुंचेगा जब उसको MKO सहायता करेंगे। MKO सहायता करेंगे। तो सामाजिक निर्मितवाद के अनुसार MKO में कौन हो सकते हैं? माता पिता। MKO में शिक्षक हो सकते हैं। MKO में कोई भी फैमिली मेंबर या मार्गदर्शक हो सकता है जो बच्चों को स्तर 1 से स्तर 2 तक सिखाते हुए लेकर जाए। फिर वाइगोत्स्की की एक और शब्दावली प्रयोग की जाती है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, इसको हिंदी में कहते हैं पाड़, मचान, ढांचा निर्माण, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द प्रयोग होता है, स्कैफोल्डिंग। तो कोई हेडेक नहीं रखनी, एक ही वर्ड अंग्रेजी का याद रखना, स्कैफोल्डिंग। टेढ़े मेढ़े शब्द जब भी साइकोलॉजी में आते हैं तो उसका पेपर के अंदर अपने को अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखना है, सिर्फ एक ही शब्द से अपना काम चल जाता है, स्कैफोल्डिंग। अब ये स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो जब बालक पहले स्तर के अधिगम से आगे बढ़ना चाहता है और बीच में खाली संभाव्य क्षेत्र आता है जहां मदद की जरूरत होती है, तो या मदद कौन करेंगे? या मदद करने वाले MKO होंगे, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये अधिक जानकार लोग जो होंगे समाज के, वो यहां पर सहायक होंगे, और ये जब सहायक बनकर सहायता देंगे, ये जो सहायता देंगे उस सहायता को कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। सहायता को कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग, यानी एक प्रकार की सहायता है जो अल्पकाल के लिए दी जाती है, थोड़े टाइम के लिए दी जाती है, परमानेंट सहायता नहीं दी जाती। जैसे कोई बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है तो एक दो बार उसको सहारा देकर खड़ा किया, आखिरकार उसको खुद ही खड़ा होना है, तो सहारा देकर अगर उसको खड़ा कर दिया तो एक प्रकार का स्कैफोल्डिंग हो गया। कोई बच्चा अंक है, कोई मान लो 8 है, 8 की बनावट इस प्रकार की, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, ऐसे लिखता है, दूसरा ऐसे लिखता है, बीच में जगह छूट जाती है। एक बार अगर वयस्क उसको हाथ पकड़कर ऐसे दोनों गोलों को पास पास करवाए या इस प्रकार से करवाए, एक बार दो बार, तो उसके बाद बच्चे को खुद ही लिखना होता है। यहां पर इन गोलों के बीच की दूरी को खत्म करते हुए ये जो बराबर 8 बनाया, इसमें जो मदद की वो स्कैफोल्डिंग है। बहुत सरल है, इनको बहुत ज्यादा डीपली कभी कभार कर दिया जाता है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर जेडपीडी तो ये वो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 2 स्तर होते हैं सीखने के बच्चे के, एक स्तर पर वो खुद सीख जाता है और एक ऐसा क्षेत्र है कि मदद करे तो सीखे, वरना नहीं सीख पाएगा। अब इन दोनों क्षेत्रों के बीच का जो गैप होता है, उसी गैप को कहते हैं विकास का संभाव्य क्षेत्र या विकास का समीपस्थ क्षेत्र। कि भाई इस क्षेत्र में अगर MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर स्कैफोल्डिंग करेंगे तो बच्चा दूसरे स्तर का अधिगम कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। यही है वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद। बहुत ही आसानी से और सरलता से इसको समझा जा सकता है, बशर्ते कि डिप्रेस्ड न हो या ज्यादा डीप नहीं घुसे तो सरलता से समझ सकते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया गया? सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया? किसने निर्मित किया बुद्धि परीक्षण का निर्माण? पिछली क्लास में इसका विश्लेषण किया जा चुका है, एक बार फिर करते हैं। दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण जो है बिने ने बनाया था 1905 में। हालांकि क्रियात्मक प्रकार का बुद्धि परीक्षण शेगुइन के द्वारा बनाया गया। क्रियात्मक
बुद्धि परीक्षण दुनिया में पहला बनाया था अफ्रीका के सेगुइन ने। सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण जिसको कहते हैं, एक फॉर्म का बोर्ड बनाया गया है जिसके अंदर आकृतियों को फिट करने से संबंधित ये जो परीक्षण है, ये सबसे पहले क्रियात्मक परीक्षण सेगुइन ने बनाया। लेकिन स्टैंडर्ड टाइप का जो बुद्धि का परीक्षण आजकल प्रयोग होते हैं, ऐसी परंपरा शुरू की थी बिने ने 1905 में। पहला बुद्धि परीक्षण जो है बनाया, पहला परीक्षण बनाया संसार का, इसलिए इनको कहा जाता है बुद्धि परीक्षण के जनक। इसकी हालांकि व्याख्या पिछले प्रश्न में हुई, इसलिए इसको हम लगा देते हैं, सही उत्तर है बिने। सॉरी, लगा लिया इसमें उत्तर। हाँ, बिने इसका उत्तर है। बिने के द्वारा बुद्धि परीक्षण के लिए बुद्धि परीक्षण श्रृंखला में जो और प्रश्न है उनको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बिने ने 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण दिया। 1908 के अंदर बिने ने एमए का विचार दिया, मानसिक आयु, और बिने ने अपने इसी परीक्षण के अंदर संशोधन किया। संशोधन के समय मदद और अन्यों से मिलने के कारण 11 में और मदद हुई, और इन दोनों मदद के कारण बिने का जो परीक्षण है उसका नाम बदलकर हो गया साइमन बिने परीक्षण। साइमन बिने परीक्षण। फिर बिने का परीक्षण आगे बढ़ा और 1916 के अंदर टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एमए बट्टे सीए का सूत्र दिया था, हमने पहले बढ़ा, मेंटल एज ऑफ क्रोनोलॉजिकल ए मल्टीप्लाई बाई 100। ये जो सूत्र है ये आईक्यू को ज्ञात करने का सूत्र टर्मन ने दिया था, और इसी वर्ष 1916 में इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बनाया। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इसमें स्टैनफोर्ड और बिने दो शब्द है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें टर्मन काम करते थे या प्रोफेसर थे, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टर्मन ने बिने के परीक्षण में कुछ संशोधन किए और नए प्रकार का बुद्धि परीक्षण बनाया जिसका नाम है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। इन सब जगह से प्रश्नों की संभावना है। आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो हालांकि आईक्यू के सूत्र किसने दिया में नाम आता है स्टर्न का। स्टर्न नहीं हो तो टर्मन किया जाता, दोनों के नाम साथ में सामान्यतः नहीं दिए जाते, क्योंकि आईक्यू का पहला सूत्र जो एमए बट्टा सीए का है वो स्टर्न के द्वारा 1912 में दिया गया है, एमए बट्टा सीए का। बिने से जो प्रश्न बनते हैं वो यही बनते हैं। बिने ने पहला अपना परीक्षण कब बनाया? 1905 में। इनको बुद्धि परीक्षण का जनक कहते हैं, और इन्होंने 1908 और 11 में दो संशोधन किए। उन्होंने 1908 में एमए यानी मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय दिया, और 1916 में टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बनाया। इस परीक्षण के निर्माता बिने नहीं होकर टर्मन है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी नाम है देखो, वैक्सलर, इन्होंने वैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाई थी वयस्कों की बुद्धि नापन के लिए। पिछले वीडियोज में इसकी अच्छी व्याख्या कर ली थी। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत। बुद्धि को समझने के लिए कि बुद्धि क्या है, कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। फिर है रेमंड कैटल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पर्सनैलिटी के जानने के लिए 16 पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर के लिए व्यक्तित्व मापनी बनाई, और कैटल के द्वारा एक कारक बुद्धि परीक्षण भी दिया गया। 16 पीएफ के लिए कैटल को जाना जाता है। वैक्सलर को एडल्ट स्केल बनाने के लिए जाना जाता है, एडल्ट की इंटेलिजेंस स्केल। स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के लिए, और बिने तो बुद्धि परीक्षणों के जनक कहे जाते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। आज की व्याख्या के अंदर ये अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पिछले क्वेश्चन के अंदर शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था आज के सेशन का जिसमें इसके बारे में विस्तार से बात की जा चुकी है। अब इसका उत्तर देखते हैं कि पढ़ाने की धीमी गति। बिल्कुल ये इसमें प्रयोग नहीं होता। पढ़ाने की धीमी गति दो जगह पर प्रयोग होती है, एक होती है मंदबुद्धि छात्रों के लिए, मंदबुद्धि विद्यार्थियों में, और दूसरी होती है उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण में यहां प्रयोग होती है पढ़ाने की धीमी गति। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, ये इसका बढ़िया उत्तर होगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाने के लिए उनके लिए स्पेशल कक्षाएं आयोजित की जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए, इसी को कहते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम या संवर्धन कार्यक्रम।
एनरिचमेंट प्रोग्राम यही होता है। उन्हें दंड देना बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उन पर ध्यान नहीं देना, नेग्लेक्ट करना भी अच्छी शिक्षा का लक्षण नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान के लिए किया जा सकता है क्या? विशेष कक्षाओं का आयोजन, प्रोत्साहन, एनरिचमेंट यानी कि संवर्धन प्रोग्राम। साथियों 10 प्रश्नों का अपना सेशन ये पूरा हुआ और 10 प्रश्नों के सॉल्यूशन के अंतर्गत हमने कई सारे अन्य प्रश्न भी देखे। एक अच्छी समझ आपकी धीरे धीरे ओल्ड क्वेश्चन के आसपास बन रही होगी। मैं एक बार फिर कहूंगा कि बाल विकास से मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा डीप घुसने की बजाय जो ऊपरी और सतही चीजें होती है उनको ज्यादा अच्छे से समझें, अपना भय दूर करें, डरे नहीं। और अगर लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है और आप इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। हमारी कोशिश होगी कि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहे, धन्यवाद।